हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर नंबर 8 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल इक्वेशंस। एक बार उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो कंक्लूजन्स थे हमारे लास्ट क्लास के, फर्स्ट कंक्लूजन क्या था? फैराडेज लॉ से निकला था। क्या था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करता हूँ, तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। किसका कंक्लूजन था ये? फैराडेज लॉ का। नेक्स्ट क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट से क्या कंक्लूजन निकला था हमारा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करता हूँ तब क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। वो भी कौन सा होता है? वेरिंग नेचर का। ये किसे पता चला था? सर मैक्सवेल के कंक्लूजन था। किसके अंदर? डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर। और एक और चीज़ थी सर मैक्सवेल ने, वो क्या बताई थी कि ये जो प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब बात किसकी आती है कि आपका सोर्स किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। क्योंकि अब चैप्टर क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, वो हमें जानना है। तो अगर हम बात करें सोर्स की कि हमारा जो चार्ज है, क्योंकि जनरली अभी तक ओनली किस में डील करते हैं? चार्ज में। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, वो हमें जानना है। अब अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, वो प्रोड्यूस कर कौन रहा था? हो किसकी वजह से रहा था? चार्ज की वजह से। तो एक बार अपन चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज जब रेस्ट पे होता है, अब चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था कि जब चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। कब? जब चार्ज रेस्ट पे होता है। जब चार्ज मोशन पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन वो दोनों कौन से होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? उनका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होता। ये कब की बात है? जब चार्ज किस में होता है? यूनिफॉर्म मोशन में। एक और चीज़ क्या पॉसिबल होती है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है? कि जो चार्ज है वो एक्सेलरेशन में, मतलब चार्ज क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन मोशन में एक्सेलरेट कर रहा है। अब चार्ज मोशन में तो है ही है, पहले किस में था? यूनिफॉर्म मोशन में। अब किस में? एक्सेलरेटेड मोशन में। अब वो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो एक तो है ही है कि भाई मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, ये तो अपन को पता है कि चार्ज जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। लेकिन जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो होते हैं वेरिंग नेचर के। वेरिंग नेचर के मतलब क्या है? वेरिंग विद टाइम, मतलब टाइम के साथ क्या होते हैं? चेंज। और ये बात कैसे पता चली? ये बात स्टेटमेंट दे दिया था इस बात का किसने? सर मैक्सवेल ने। उन्होंने बोल दिया कि जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों किसके होते हैं? वेरिंग नेचर के, मतलब टाइम के साथ उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? चेंज। अब इस बात का उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया बहुत पहले। और अब ये जो बात थी ये प्रूव भी हो गई। किसने प्रूव करी थी? जो हर्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने इस स्टेटमेंट जो मैक्सवेल ने दिया था उसके 20 इयर्स के बाद में। अब हमें ये तो पता चल गया कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो ओनली क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मोशन में होता है और यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कौन से? यूनिफॉर्म। और जब चार्ज एक्सेलरेशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, लेकिन कौन से? वेरिंग विद टाइम। ये किसने बोला था? मैक्सवेल ने। अब यहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ क्लियर होती है, वो क्या कि भाई अगर एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, कौन से? वेरिंग नेचर के। इसका मतलब यही क्या है? सोर्स है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। क्यों? क्योंकि याद करो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो बात करी थी कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन क्या होती है? वेव क्या होती है? डिस्टर्बेंस एनर्जी कैरी हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और इस वेव के अंदर जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें जो ट्रेवल करते हैं कौन होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ऑसिलेशन का मतलब क्या है? टाइम के साथ चेंज होना। और टाइम के साथ चेंज होने वाले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बना कौन सकता है? एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो सोर्स है वो क्या है? एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो फिर से जब चार्ज रेस्ट पे था तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मोशन में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कौन से? यूनिफॉर्म। लेकिन जब वो एक्सेलरेशन में आ गया तो वो क्या बना रहा है? वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जब वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई, हमें ये पता चल गया कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। पर एक चीज़ जो यहाँ पे समझ में नहीं आती वो क्या है कि जो चार्ज जब एक्सेलरेट हो रहा है तो ऐसा क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करने लग गया? वेरी। तो हमें इस चीज़ को समझना है। अब अभी तक से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि भाई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है ये क्या है? सोर्स है। किसका सोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का।
पर कैसे है ये भी अपन नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है वो हम कहाँ पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन में। तो अभी इस चीज़ को कैसे समझे? तो अभी इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का एक एग्जाम्पल क्या होता है? ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज, क्योंकि चार्ज जब ऑसिलेट करता है वो भी किसका एग्जाम्पल है? चार्ज या कोई भी बॉडी ले लो, जब कोई भी बॉडी ऑसिलेट करती है तो वो भी किसका एग्जाम्पल होता है? एक्सेलरेशन का। लेट्स अगर मैं पेंडुलम की बात करूं, ये रूप से एक पेंडुलम हैंगे, अगर मैं इसको क्या करता हूं, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके फ्री कर देता हूं, तो ये क्या करेगा? इसकी एक्सट्रीम पोजीशन के अबाउट क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे पेंडुलम की। और जो मीन पोजीशन है वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम। मतलब वेलोसिटी में क्या हो रहा है? कंटिन्यूस चेंज। इसका मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या करता है? ऑसिलेशन करता है, तब वो किस में होता है? एक्सेलरेशन में। इसलिए मैं यहाँ पे एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेटिंग चार्ज भी बोल सकता हूँ। अब ऑसिलेटिंग चार्ज कहाँ से लाए? तो ऑसिलेटिंग चार्ज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद करो चार्ज कहाँ पे ऑसिलेट करता है? एलसी ऑसिलेशंस में, जो हमने कहाँ पे पढ़ा था? चैप्टर नंबर 7। उसमें कहाँ ऑसिलेट करता है? तो एलसी ऑसिलेशन का ये आपका सर्किट है। क्या था? कैपेसिटर और एक क्या होता है? इंडक्टर। तो जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स होती है उसके बीच में चार्ज क्या करता है? कंटिन्यू ऑसिलेट, क्योंकि उस कैपेसिटर की जो पोलरिटी होती है वो क्या होती है? कंटिन्यू चेंज होती रहती है। इसका मतलब जो चार्ज है वो कहाँ ऑसिलेट करता है? एलसी ऑसिलेशन में। और वही क्या है? सोर्स है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अभी कैसे ऑसिलेट करता है और कैसे वो कंटिन्यू वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये हम देखते हैं। पर एक बार उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। सबसे पहले बात क्या थी लास्ट क्लास की कि भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। उसके बाद में हम बात करते हैं सोर्स की। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है, तो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन से नेचर के? यूनिफॉर्म नेचर के। और जब चार्ज एक्सेलरेशन में आता है तो मैक्सवेल सर ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, लेकिन कौन से नेचर के? वेयरिंग विद टाइम। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेयरिंग विद टाइम के साथ जब ट्रेवल करते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है वो क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का एक एग्जांपल क्या होता है? ऑसिलेटिंग चार्ज। और ऑसिलेटिंग चार्ज हमने कहाँ पे पढ़ा है? एलसी ऑसिलेशंस में। ऑसिलेटिंग चार्ज हमने कहाँ पे पढ़ा है? एलसी ऑसिलेशंस में। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है वो क्या है? एलसी ऑसिलेशंस। अब एलसी ऑसिलेशन के जो सर्किट है उसमें जो कैपेसिटर होता है वहाँ पे आपका चार्ज कैसे ऑसिलेट करता है और कैसे वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो अपन को देखना है। तो पहले वो हम क्या देख रहे हैं? एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अभी अपन ने बात करी कि जो एलसी ऑसिलेशन होते हैं वही क्या होता है? सोर्स होता है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब एलसी ऑसिलेशंस डिटेल में तो अपन पढ़ चुके हैं किसमें? चैप्टर नंबर 7 में, अल्टरनेटिंग करंट में। तो यहाँ पे अपन उसको बिल्कुल ब्रीफली पढ़ रहे हैं कि एलसी ऑसिलेटर सर्किट से कैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता है, वही अपन को यहाँ पे देखना है। तो डिटेल में अगर आपको समझना है एलसी ऑसिलेशन अगर नहीं आता है तो एक बार पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद में ये देखना। ठीक है, चलो एक बार कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? ये क्या आपका कैपेसिटर और ये क्या? इंडक्टर। इनिशियली अपन क्या करते हैं? इसको फुल चार्ज कर देते हैं। किसको? कैपेसिटर को। जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, ये प्लस एक प्लेट पे और ये दूसरे पे क्या? माइनस। उसी टाइम पे अपन ये सोर्स को क्या कर देते हैं? रिमूव, जिससे आपने क्या करा था? चार्ज करा था कैपेसिटर को। अब इस इंस्टेंट पे कैपेसिटर क्या है? फुल चार्ज है। अब कैपेसिटर अगर फुल चार्ज है तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के ऊपर क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इनिशियली अगर फुल चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा? मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का। इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली ये वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? मैक्सिमम है। अब अगर अपन कंटिन्यू बात करते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होगा? आपका करंट फ्लो होगा। अब ये करंट फ्लो किसके थ्रू हो रहा है? इंडक्टर के थ्रू। अब इनिशियली अपन क्या देखते हैं? जैसा कि एलसी ऑसिलेशन में पढ़ा था कि इनिशियली कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। वो किस में कन्वर्ट होती है? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के अंदर। जैसे 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 आपका कैपेसिटर क्या होता जाता है? डिस्चार्ज होता जाता है। तो धीरे धीरे कैपेसिटर क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। और ये इंडक्टर के अंदर क्या आती जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, जिससे यहाँ पे क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ये एनर्जी क्या हो रही है? कम।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा है, कम। और जब कैपेसिटर कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा, अब कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट, और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिस्चार्ज। तो उस केस में अपन क्या देखते हैं कि इनिशियली ये फुल चार्ज था, बाद में स्लोली डिस्चार्ज हुआ, और डिस्चार्ज होने के बाद में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गया, मैक्सिमम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली मैक्सिमम था, धीरे धीरे कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता गया, कम, और एक मूवमेंट पे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो, जब कैपेसिटर क्या हो गया, कंप्लीट डिस्चार्ज। जब कैपेसिटर कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैक्सिमम। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम है, उसके बाद में चार्ज का फ्लो होना तो क्या हो गया, बंद, क्योंकि कैपेसिटर क्या हो गया, डिस्चार्ज। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगता है, कम, और मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगता है तो लेंज लॉ उसको क्या करता है, अपोज, क्योंकि फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो एक करंट क्या होता है, इंड्यूस कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो एक करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसे कैपेसिटर क्या होता है, वापस चार्ज, और जो ये वापस चार्ज होता है वो कैसे होता है, इनिशियल के अपोजिट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम है इंड्यूस करंट की लेंज लॉ से। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो स्लोली स्लोली क्या होता है, वापस ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है किस में कन्वर्ट होती है, वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। और कैपेसिटर वापस क्या होने लगता है, चार्ज, और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम चार्ज। तो मतलब कैपेसिटर वापस चार्ज हो रहा है, लेकिन चार्ज अब कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट में, क्योंकि इनिशियली अपन ने क्या करा था, ये प्लेट पॉजिटिव है, नेगेटिव, लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि ये सेकंड वाली प्लेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इनिशियली, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके क्या है, अपोजिट। मतलब जो कैपेसिटर फिर से चार्ज हो रहा है वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है, जिससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में बन के मैक्सिमम। कब, जब कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि जैसे ही इंडक्टर क्या हो गया, पूरी इसकी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी खत्म हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। तो उसके बाद क्या होगा, वापस करंट फ्लो होगा। करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस बार ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। मतलब वापस करंट फ्लो होने लग गया, करंट फ्लो होने लग गया, मतलब कैपेसिटर वापस क्या होता है, डिस्चार्ज। तो धीरे धीरे वापस कैपेसिटर का चार्ज क्या हो रहा है, कम, और वो जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो किस में वापस कन्वर्ट होगी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि धीरे धीरे वापस ये डिस्चार्ज हो रहा है, एक स्टेट पे क्या होगा, कंप्लीट वापस डिस्चार्ज हो जाएगा, और ये कंप्लीट एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में। तो अभी क्या है, पूरा फुल चार्ज है, स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है, और एंड में वापस कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो स्लोली इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में बन रहा है वो क्या है, कम हो रहा है, और एंड में वापस क्या हो जाएगा, इस मोमेंट पे जीरो, क्योंकि कैपेसिटर वापस क्या हो गया, डिस्चार्ज। उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, वापस जब यहाँ पे कैपेसिटर कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगा, कम, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगा, लेंज लॉ उसका क्या करेगा, अपोज, बिल्कुल सेम, और सेम डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो। अब यहाँ पे पहले करंट की डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, तो वापस क्या होगा, क्लॉकवाइज के अंदर करंट फ्लो होगा। अब क्लॉकवाइज के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, जो सेकंड प्लेट है वहां पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और ये फर्स्ट प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो स्लोली स्लोली वापस क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वापस किस में कन्वर्ट होने लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। वापस क्या बनेगा, कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ही कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे कैपेसिटर वापस क्या हो जाएगा, फुल चार्ज। पर अब वापस क्या हो गया कि फर्स्ट प्लेट कौन सी हो गई, पॉजिटिव चार्ज, जो सेकंड क्या हो गई, नेगेटिव। मतलब पहले जो था उसके क्या हो गए, वापस अपोजिट। क्या ये वही कंडीशन है जिससे अपन ने इनिशियली स्टार्ट करा था। तो वापस क्या हो रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो धीरे धीरे कैपेसिटर के पास चार्ज आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, इनिशियली जो अपन ने ली थी। तो वापस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। और जब वो कंप्लीट फुल चार्ज हो जाता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, वो भी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। क्या अपन उसी पोजीशन पे आ गए, क्या अब इसके बाद वापस साइकिल रिपीट होगा। तो ये अपन ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लो इसको शॉर्ट में। अब इसको डिटेल में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसी ऑसिलेशन में जब अपन ने
8 डायग्राम्स बनाए थे, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लो। सबसे पहले क्या हो रहा है, कुछ नहीं, सबसे पहले कैपेसिटर को क्या करा अपन ने, चार्ज। जैसे कैपेसिटर को चार्ज करा, सोर्स को अपन ने हटा दिया, उसके बाद क्या हुआ, ये कैपेसिटर क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज। लेकिन बीच में कौन आ रहा है, इंडक्टर आ रहा है। अभी इंडक्टर आ रहा है तो कैपेसिटर जैसे जैसे डिस्चार्ज होता है तो यहाँ पे इसकी क्या बनती जाती है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में। तो मतलब धीरे धीरे इसका चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एक इंस्टेंट क्या आएगा जिसपे इसका चार्ज बिल्कुल कितना हो जाएगा, जीरो, और पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। उसके बाद क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अभी है, अब चार्ज नहीं आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगा, कम। मैग्नेटिक फ्लक्स में कम हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। लेंज लॉ क्या करेगा, उसका अपोज, और करंट क्या फ्लो होगा, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होता है तो आपका कैपेसिटर फिर से क्या हो जाता है, चार्ज, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। कैपेसिटर वापस क्या हो रहा है, चार्ज, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज। जैसे ही वो मैक्सिमम चार्ज हो जाता है तो यहाँ पे इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितनी हो गई, जीरो, और ये एनर्जी कितनी हो गई, मैक्सिमम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, लेकिन कौन सा, अपोजिट। देखो एरो की डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पहुंचे। उसके बाद क्या हो रहा है, वापस कैपेसिटर चार्ज हो गया तो वापस क्या होगा, डिस्चार्ज, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। मतलब इनिशियली क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज, अब क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। धीरे धीरे कैपेसिटर वापस क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। तो धीरे धीरे कैपेसिटर वापस क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। ये ऊपर जा रहा है, मतलब जीरो की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या बनता जाएगा, कम। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता होता वापस पूरा डिस्चार्ज हो गया, और जब वो वापस वो कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया तो कंप्लीट जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी थी वो क्या हो गई, मैक्सिमम। उसके बाद वापस मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगा, कम। तो लेंज लॉ क्या करेगा, उसका अपोज, जो करंट फ्लो होगा कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। पहले कौन सी थी, क्लॉकवाइज, तो अभी कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन का, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन है। मतलब सेकंड प्लेट के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ कौन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, और फर्स्ट प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। तो धीरे धीरे वापस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगा, इंक्रीज। और जब वो कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्लेट्स के बीच में, मैक्सिमम। और उसके बाद वापस वही चीज रिपीट होगी कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव वापस क्या होगा, करंट का फ्लो, और कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज। तो आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी फिर से किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। ये अपन ने किस में पढ़ा था, एलसी ऑसिलेशंस में। यहाँ पे एक बार अपन उसका क्या कर लिया, शॉर्ट में रिवाइज। तो अब जो चीज अपन को समझनी है वो यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर है। इनिशियली क्या था कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, मैक्सिमम, उसका मैग्नीट्यूड क्या, मैक्सिमम। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, कम। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, कम। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड कम होता होता कितना हो गया, जीरो। जीरो होने के बाद मैग्नीट्यूड वापस क्या हो रहा है, इंक्रीज, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर अपोजिट डायरेक्शन में फिर इंक्रीज हुआ, और उसके बाद में एक स्टेट पे कितना हो गया, मैक्सिमम। वापस क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज होने के बाद वापस कितना हो गया, जीरो। और फिर से क्या होने लग गया, इंक्रीज, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे मिला क्या, कैपेसिटर प्लेट के बीच में हमें यहाँ पे मिला क्या, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला। और ये जो हमें वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है किसकी वजह से मिला, एलसी ऑसिलेशंस की वजह से। एलसी ऑसिलेशंस का मतलब क्या है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है चार्ज एक्सेलरेशन में, और चार्ज एक्सेलरेशन में है और उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो अपन को चाहिए था, और यही तो अपन को समझना था कि जब चार्ज ऑसिलेशंस में होता है, चार्ज जब एक्सेलरेशन में होता है तो कैसे वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि चार्ज ऑसिलेट ही तो कर रहा है। क्योंकि अपन क्या देखते हैं कि चार्ज कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में क्या कर रहा है, ऑसिलेशंस। क्योंकि फर्स्ट फिगर के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये प्लेट कौन सी, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन सेकंड प्लेट पे। इसके बाद में थर्ड फिगर में क्या देखते हैं कि फर्स्ट प्लेट के ऊपर नेगेटिव, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। और उसके बाद में लास्ट फिगर में क्या देखते हैं कि वापस सारे इलेक्ट्रॉन इनिशियल पोजीशन पे आ गए। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना अपने पास, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू ऐसे क्या करती जा रही है, चलती जा रही है। तो अगर मैं इस ग्राफ को कंटिन्यू करूँ तो ये कैसा बनेगा, इस टाइप का। इस टाइप से आपका पूरा ग्राफ कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। तो कुल मिला के मेरे को क्या हुआ, एलसी ऑसिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला कैसा, वेरिंग। इसी ग्राफ को अपन और कैसे बना सकते हैं, इसी को अगर मैं इस टाइप से ही बना सकते हैं। अब आपने जीरो यहाँ से स्टार्ट करा था जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, मैक्सिमम। हो सकता है अपन ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि अपन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ग्राफ। तो अगर मैं इसको, मेरा टाइम t = 0 अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप से।
और कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। अब बात यह है कि एक वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। पर अपन ने क्या देखा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो आई नहीं। लेकिन अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा अपन ने डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट में कि जब मैक्सवेल साइंटिस्ट ने यहाँ पे जब करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ पे कंपास नीडल रखी थी, तो उसका क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन हुआ था। और उन्होंने जब उसी कंपास नीडल को कहाँ पे रखा था, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तब भी क्या हुआ था, डिफ्लेक्शन हुआ था। क्यों, क्योंकि वहां पे कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, और वही क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब कंटिन्यू यहाँ पे चार्ज कम ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो तो कौन से नेचर का है, वेरिंग नेचर का है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी कौन से नेचर का होगा, वेरिंग नेचर का होगा। और ये किसका कंक्लूजन था, मैक्सवेल सर का। इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, यही क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और कौन से नेचर का, वेरिंग नेचर का। और एक और चीज अपन ने क्या पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। मतलब अगर मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो वो कैसा बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर से एक बार सुनो, तो एक बार फिर से अपन इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से नेचर का बना, इनिशियली वेरिंग नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड बना, किससे, एलसी ऑसिलेशन से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बना, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो कैसे होता है, आपस में परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे मेरे को एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो वो कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये वाई एक्सिस में है तो एक जेड एक्सिस के अंदर मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इसकी क्या होगा, परपेंडिकुलर। और वो भी कौन से नेचर का होगा, वेरिंग नेचर का। तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो भी कौन से नेचर का होगा, वेरिंग नेचर का। अब ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या आया, चेंज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो क्या आ जाता है, लेंज लो। वो क्या करता है, उस रीजन को अपोज करता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किससे हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो खुद भी कौन से नेचर का था, वेरिंग नेचर का था। तो लेंज लो क्या करता है कि जिस रीजन से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ उस रीजन को क्या करना है, अपोज। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज क्यों हुआ, इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये इसको क्या करना चाहता है, अपोज। तो ये क्या करता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या बनाता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में बनाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसको क्या करना है, अपोज। तो ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट। और वो भी कौन से नेचर का होता है, वेरिंग नेचर का। अब वापस क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वापस क्या बनाता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसके 90 डिग्री में, तो ये वापस क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड। कौन से नेचर का, वेरिंग नेचर का। अब फिर से वही हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बना और कौन से नेचर का, चेंजिंग नेचर का। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, चेंज, किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वापस इसको क्या करेगा, वो अपोज, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो इसकी क्या होगा, अपोजिट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वापस क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो सीक्वेंस है क्या करती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। मतलब अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक बार हमने क्या करा, बस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। उस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुद से ही क्या बना दिया, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। उस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने खुद से ही क्या कर दिया, वापस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अब जो सोर्स था, सोर्स क्या था, एलसी ऑसिलेशंस, उस सोर्स की इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मतलब ये खुद से ही चले जा रहे हैं, इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट जिसको बोलते हैं। कि मतलब अब कंटिन्यू क्या हो रहा है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रहा है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहा है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वापस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या करते जा रहे हैं, कंटिन्यू चलते जा रहे हैं बिना सोर्स के। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको सोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब यहाँ पे न तो चार्ज पार्टिकल की इनको रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज की इनको रिक्वायरमेंट नहीं है।
इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है बिना सोर्स के। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उनको सोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में? वाई प्लेन में। मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में? जेड प्लेन में। और आपकी जो वेव का मोशन हो रहा है वो कौन से प्लेन में हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में। ये वेव का जो मोशन है कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव की स्पीड, ये तीनों आपस में क्या एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो ऑसिलेशंस हैं वो वेव के क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और ऑसिलेशन, जिस वेव के अंदर ऑसिलेशंस वेव के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं उस वेव को अपन कौन सी वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। फिर से सुन लो क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर, ये दोनों की डायरेक्शन है। और वेव के मोशन की डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। तो ये जो ऑसिलेशंस हो रहा है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, ये वेव के मोशन के क्या है? परपेंडिकुलर है। और जिस वेव के अंदर जो ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर होते हैं वेव के मोशन के, उस वेव को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। जिसका एग्जांपल क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जिस वेव के अंदर ऑसिलेशंस क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं किसके? वेव मोशन के, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। जिसका एग्जांपल क्या होता है? साउंड वेव। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन ऐसे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का मोशन ऐसे हो रहा है, और वेव कैसे चल रही है? एक्स डायरेक्शन के अंदर। कुछ इस टाइप से इसको समझ सकते हैं कि ये किसका मोशन हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन हो रहा है वाई के अंदर। ये किसका मोशन हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मोशन हो रहा है किसके अंदर? जेड के अंदर। और ये ट्रेवल हो रहा है किसका? वेव का। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्या होती है। तो जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, वो हमेशा किससे निकाली जाती है? ई क्रॉस बी से। मतलब पहले आपको किसकी डायरेक्शन रखनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड से। तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव कैसे निकालते हैं? ई क्रॉस बी से। अब यहाँ पे अपन देखते हैं जैसे ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में? वाई। वाई के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? जे कैप। क्रॉस बी, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में? जेड। जेड प्लेन के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? के कैप। अब जेड क्रॉस के क्या होता है आपका? आई कैप। आई कैप किसके लिए होता है? एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस है ये किसकी डायरेक्शन है? वेव मोशन की, जो अभी अपन ने निकाली। इसका मतलब जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो हमेशा किससे निकालते हैं? ई क्रॉस बी से। यस, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है अपना? इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपन को अगर निकालनी है तो अब ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी अपन ने देखी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी दिख रही है? ये एक ट्रैवलिंग वेव जैसे दिख रही है, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में। मतलब मेरे को यहाँ पे जो इक्वेशन लिखनी है वो किसकी लिखनी है? ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन लिखनी है, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन लिखनी है। तो मतलब उसी फॉर्मेट के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर देता हूँ तो वो जो इक्वेशन हो जाती है प्रोग्रेसिव वेव की, वो किसकी हो जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। मतलब अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो फील्ड है, एक तो क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले क्या आ जाएगा? एक इक्वेशन किसकी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एक इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की। और दोनों क्या? ट्रैवलिंग वेव है। तो अब ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो कि अपन ने कहाँ पढ़ी थी? 11th में ऑसिलेशन चैप्टर में। तो एक बार अपन उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि अपन को ध्यान हो जाएगा कि इक्वेशन को कैसे अपन ने निकाली थी। लेट्स एज्यूम कि कोई एक आपकी वेव है, ठीक है, उसकी वेव की वेलोसिटी कितनी है? v, ठीक है। इनिशियली मैंने एक पॉइंट लिया O, जिस पे जो पार्टिकल है आपका वो क्या कर रहा है? ऑसिलेशंस कर रहा है, ठीक है। अब वो जो ऑसिलेशंस कर रहा है तो उसकी जो इक्वेशन है वो अपन कैसे निकालते हैं? उसके डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसे निकलती है? जब हम इसके ऑसिलेशंस को सर्कुलर मोशन से कंपेयर करते हैं, जैसा कि अपन ने वहाँ पे करा था, तो उसकी जो इक्वेशन आती है वो कितनी आ जाती है? y = a sin ओमेगा t। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है? 0t। 0 से मतलब क्या? x कोऑर्डिनेट, और एक और कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? t। इसका मतलब क्या है कि आपके जो y में चेंज है, y के अंदर जो चेंज है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे अपन समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इस x एक्सिस पे क्या आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस चेंज करता हूँ वैसे वैसे मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पार्टिकल का सबका ऑसिलेशन क्या डिफरेंट है। मतलब अगर इतनी डिस्टेंस पे बात करता हूँ तो इतना इसका ऑसिलेशन है, इतनी डिस्टेंस पे बात करता हूँ तो इतना, और यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो नेगेटिव। मतलब अगर मैं डिस्टेंस चेंज करता जाता हूँ तो जो
एम्पलीट्यूड मेरे को मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, डिफरेंट। और अगर मैं डिफरेंट टाइम की बात करता हूँ तो ये जो इस जगह पे अभी जो पार्टिकल है अभी उसका कितना मैग्नीट्यूड है एम्पलीट्यूड का, इतना। अगर मैं टाइम थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो हो सकता है तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, चेंज। इसका मतलब जो आपकी वेव है उसके अंदर ऑसिलेशन किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो कितने डिस्टेंस के आप बात कर रहे हो और उस डिस्टेंस पे कितने टाइम पे आप बात कर रहे हो। तो वेरिएबल नंबर कितने हो गए, दो, एक तो डिस्टेंस और एक टाइम, इसलिए अपन दो वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं। तो वो जो आपकी जनरल इक्वेशन अपन निकालते हैं सर्कुलर मोशन से ऑसिलेशन को कंपेयर करके वो कितनी आती है, y = a sin ω t, ये तो अपन को आती है। अब बात क्या है कि मेरे को किसी भी पॉइंट की निकालनी है इक्वेशन, तो किसी भी पॉइंट पे रैंडम मैंने बात कर रहा हूँ पी पॉइंट की, जो कि इनिशियल मीन पोजीशन से कहाँ पे, x डिस्टेंस पे, और अभी उस किसी भी इंस्टेंट t के ऊपर उसका जो ऑसिलेशन है एम्पलीट्यूड का वो कितना है, y, ठीक है। अब इस p पॉइंट की मेरे को क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अब इस p पॉइंट की निकालनी है तो पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, o की मीन। तो जो डिस्प्लेसमेंट है किसका, पार्टिकल का, o का, किसी भी इंस्टेंट पे वो इक्वेशन अपन निकाल चुके हैं। अब P पॉइंट का अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है उसी स्टेट T के ऊपर, जब अपन ने O का निकाल चुके हैं उसी स्टेट पे अगर मेरे को किसका निकालना है, T का, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस P पॉइंट का जो T इंस्टेंट के ऊपर ऑसिलेशन है वो O पॉइंट का पहले ही हो चुका है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर मेरी वेव क्या कर रही है, ट्रेवल। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो मतलब इस पार्टिकल का अभी जो ऑसिलेशन है, क्या ऐसे बोल सकते हो कि मीन पोजीशन के पार्टिकल का पहले ही वो ऑसिलेशन हो चुका है। अब कितना पहले हुआ है, तो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम कैसे यहाँ पे निकलेगा, ये क्या है, वेव की वेलोसिटी v, और ये क्या है, डिस्टेंस। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना निकल जाएगा, t = x अपॉन v। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि p पॉइंट का t इंस्टेंट के ऊपर जो ऑसिलेशन है वो o पॉइंट का कितने टाइम पहले हो चुका है, x/v टाइम पहले हो चुका है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p एट एनी इंस्टेंट t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट o एट x/v सेकेंड्स अर्लियर। मतलब क्या है इसका कि इस p पॉइंट का किसी भी इंस्टेंट t के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो o पॉइंट के जो पॉइंट है उसका ऑसिलेशन x/v सेकेंड पहले हो चुका। तो ये क्या है, सारे पॉइंट के लिए वैलिड हो गया, क्योंकि अपन जितने जैसे जैसे x वेरी करेंगे वैसे वैसे टाइम वेरी हो जाएगा और अपन को सारे पार्टिकल का क्या मिल जाएगा, ऑसिलेशन। मतलब अपन किसी पॉइंट का ऑसिलेशन किससे कंपेयर करके निकाल रहे हैं, o से, क्योंकि उसी इक्वेशन में अपन वैल्यू पुट कर देंगे टाइम की। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट o एट x/v सेकेंड अर्लियर, उसको क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट o एट टाइम t - x/v। क्योंकि अपन ने क्या बोला कि ये जो पार्टिकल है अभी o पे, उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, y = a sin ω t। मतलब किसी भी इंस्टेंट t के ऊपर o पॉइंट पे जब आपका पार्टिकल मेन पोजीशन पे है उसी इंस्टेंट पे, तो ये p वाला पार्टिकल इतना ऊपर है, तो मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इससे x/v पहले हो गया, किसके कंपेरेटिव में, टाइम के कंपेरेटिव में। मतलब इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है p पॉइंट का, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p एट एनी इंस्टेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट o एट टाइम t - x/v। क्यों, क्योंकि t कौन सा इंस्टेंट है, जब o पार्टिकल तो अपनी मीन पोजीशन पे और p पार्टिकल कहाँ है, y मैग्नीट्यूड ऊपर। मतलब p का जो डिस्प्लेसमेंट है वो o का कितने टाइम पहले हो चुका होगा, t - x/v, क्योंकि t तो अभी का टाइम है, वो इंस्टेंट जब o कहाँ पे, मीन पे, और p कहाँ पे, इतना मैग्नीट्यूड ऊपर। तो अगर p के डिस्प्लेसमेंट को o के टर्म्स में लिखो तो मैं क्या बोलूंगा कि अभी का जो टाइम है उसमें से वो टाइम माइनस कर दो जब जितना टाइम वेव को o से लेके p पे ट्रेवल करने में लगा, और वो टाइम कितना है, x/v। तो अगर मैं अभी के टाइम में से t टाइम में से x/v माइनस कर देता हूँ तो जो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा p का, वो किसकी टर्म्स में मिल जाएगा, o की टर्म्स में। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल p एट एनी इंस्टेंट t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट o एट टाइम t - x/v। क्योंकि t कौन सा टाइम है, अभी का टाइम है, उसमें से मैंने क्या करा, वो टाइम माइनस करा जितना वेव को o से p पे आने में लगा। उससे हुआ क्या कि मेरे को जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिलेगी वो किसके टर्म्स में मिल जाएगी, o की टर्म्स में। और o की टर्म्स में तो मेरे को ऑलरेडी नोन है, कितनी है, y = a sin ω t। तो अब मेरे को ओनली क्या करना पड़ेगा, वो टाइम पुट करना पड़ेगा जिस टाइम पे मैं क्या चाहता हूँ, जिस पॉइंट की मेरे को इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। तो ये जो इक्वेशन थी, अगर मैं यहाँ पे t की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, t - x/v, तो मेरे को इक्वेशन किसकी मिल जाएगी, p पॉइंट की। और p पॉइंट कौन सा भी हो सकता है, बस आपको वैल्यू किसकी पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि v तो फिक्स है वेव की स्पीड। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल p कितना निकल जाएगा, x, t = a sin ω t - x/v। अगर ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ω t - ω/v × x, और ω/v की वैल्यू कितनी आती है,
2 पाई बाय लैम्डा, और इसलिए अपन 2 पाई बाय लैम्डा को क्या लिखते हैं सिंपल फॉर्म में के, जिसको क्या बोलते हैं वेव नंबर। और ऐसे अपना ओमेगा कितना होता है 2 पाई न्यू, तो ओमेगा अपॉन वी को अपन ने यहाँ पे क्या लिखा 2 पाई बाय लैम्डा कितना आता है आपका के एंगुलर वेव नंबर। तो आपकी इक्वेशन कितनी आ जाती है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई वेव की। किसी भी पार्टिकल की जो इक्वेशन है वो इजीली यहाँ से निकल सकती है, जो कि क्या आती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, किसी भी फॉर्म में लिखो, बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है y इक्वल टू ए साइन ए एक्स प्लस माइनस बी टी। अब मेजोरिटी में आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे अभी अपन ने इक्वेशन निकाली, अब यहाँ पे साइन क्या आ रहा है माइनस। अब ये जो माइनस साइन आ रहा है तो अपन ने वेव की डायरेक्शन कौन सी एज्यूम करी थी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब अगर माइनस साइन आता है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी वेव की पॉजिटिव एक्स, और अगर यहाँ पे प्लस साइन आता है तो वो जो वेव की डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी नेगेटिव एक्स। फिर से अगर माइनस आ रहा है तो पॉजिटिव एक्स है, तो अगर प्लस आता है तो कौन सी हो जाएगी नेगेटिव एक्स। बाकी जो वेव इक्वेशन है आपकी ये है, इससे क्या पता चलता है कि अगर दोनों साइड में साइन क्या है आपका सेम है, चाहे प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो, तो आपकी वेव की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी नेगेटिव। और अगर दोनों साइड में आपका साइन क्या है अपोजिट, तो आपका जो वेव का डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। फिर से अगर दोनों साइड में वेव का साइन अगर क्या हो रहा है सेम, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो वेव की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी नेगेटिव। और अगर दोनों साइड में जो साइन है वो क्या है अपोजिट, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो आपकी जो वेव की डायरेक्शन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो ओमेगा टी तो क्या आ रहा है प्लस और के एक्स क्या आ रहा है माइनस, दोनों क्या है अपोजिट, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन हो गई। इसी इक्वेशन की फॉर्म को अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पहले किसकी निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में है वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर कितना हो जाता है ई वाई मैग्नीट्यूड वेव का और जे। अब ई वाई क्या है वेव का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ई नोट साइन और वापस वही के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि ई नोट क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका ये जो है ई नोट है, ये क्या आ जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ से अगर मैं 2 पाई कॉमन लेता हूँ तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है, और इसको किसी फॉर्म में लिख सकते हैं न्यू को क्या लिख सकते हैं 1/t। तो आपकी तीनों फॉर्म में आपकी इक्वेशन पॉसिबल हो सकती है। अब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके अंदर है y के अंदर, तो x का और z का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। अगर ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में है z के अंदर है, z के अंदर है तो ओनली क्या आ जाएगा bz k, और वापस कितना हो जाएगा बी नोट साइन, और ये वापस कितना आ जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी के, और वापस सिमिलर अपन इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो मेनली अपन को ध्यान क्या रखना होता है कि वो ट्रेवलिंग वेव की जो इक्वेशन है वो की वो इक्वेशन यहाँ पे आती है सेम। बस आपको सिंपली ध्यान क्या रखना है कि जो एक्स के साथ में है वो क्या है आपका एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, और ऐसे ही आपका जो टी के साथ में होगा वो क्या हो जाएगा ओमेगा कितना 2 पाई न्यू। और यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो ये वेव कौन सी है नेगेटिव, और अगर यहाँ पे प्लस आता है तो वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है नेगेटिव। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं आपस में तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो ई नोट और बी नोट है ये तो क्या है इनके एम्पलीट्यूड साइन आपका क्या एंगल, और एंगल के अलावा जो भी बचता है वह आपका क्या हो जाता है फेज। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के जो फेज है वो क्या है सेम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हमेशा किस में होते हैं सेम फेज में, मतलब सेम टाइम के ऊपर वो मैक्सिमा अचीव करते हैं दोनों, और सेम टाइम के ऊपर मिनिमा अचीव करते हैं। ठीक है, और इनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं आपस में वो रिलेटेड होते हैं किससे इस इक्वेशन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। जब हम दोनों की रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे तो फेज सेम होने से एंगल क्या हो जाता है कट, तो बस्ती क्या है इनकी मैक्सिमम वैल्यूज का रेशियो कितना आता है ई नोट बाय बी नोट इक्वल टू सी। तो एक इक्वेशन तो आ गई ये रिलेशन की इनके इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्पीड ऑफ लाइट के। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि मैक्सवेल ने बोला था कि इनकी जो स्पीड होती है किसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो डिपेंड होती है किसके ऊपर मीडियम के ऊपर, क्योंकि अपन को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड होता है कितना बनेगा किसकी मीडियम की परमिटिविटी पे, और मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो भी डिपेंड होता है किसकी परमेबिलिटी पे, मतलब एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड होती है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट पे। तब इनका रिलेशन कैसे निकाले, तो फिर इनका रिलेशन निकालेगा डायमेंशनल एनालिसिस से। तो कितना आता है कि c इक्वल टू कितना होता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक ही रिलेशन आ गया आपका जो आपको ध्यान रखना है। अब म्यू नॉट का भी क्या है कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है कांस्टेंट, दोनों की वैल्यूज अपन को पता है। तो जब दोनों की वैल्यूज पुट करी गई मैक्सवेल के थ्रू और जब वैल्यू निकाली गई c की तो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो कि होती है क्या स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मैक्सवेल को ये पता चला था, ये मैक्सवेल के थ्रू वर्ल्ड को कि
जो लाइट होती है वो भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किससे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद। अब ये तो कहा हुआ वैक्यूम के अंदर बात हुई, क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखो दोनों में नोट लिया। अगर अपन जनरल बात करेंगे किसी भी मीडियम के अंदर जिसकी परमिटिविटी कितनी है एप्सिलॉन और परमिटिविटी कितनी है म्यू, तो जब अपन वो निकालते हैं तो वहाँ पे उस मीडियम के अंदर लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, 1/एप्सिलॉन म्यू। एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, के एप्सिलॉन नोट, और म्यू किसके इक्वल होता है, म्यू आर म्यू नोट के। और अपन को पता है कि 1/एप्सिलॉन नोट म्यू नोट को अपन क्या लिख सकते हैं, सी। तो अंदर क्या बचा, के म्यू आर। तो फाइनल फॉर्मूले तीनों हो जाते हैं। अपन को मेनली ध्यान क्या रखना है, ये और ये, ठीक है। एक तो किसका रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन सी से, और एक उनकी मीडियम में वो कितना परमिट करते हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट से। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या आपका, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी एनर्जी कैरी कर रही है पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिला के करेंगे वही क्या हो जाएगी आपकी एनर्जी, और पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अपन को वही यहाँ पे निकालनी है। तो अब जैसा कि हमने एलसी ऑसिलेशन में देखा था कि भाई वही सोर्स है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब उसके अंदर क्या होता है, दो, एक तो क्या होता है कैपेसिटर, एक क्या होता है इंडक्टर। कैपेसिटर की एनर्जी कहाँ सेव होती है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और ऐसे ही इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी होती है वो कहाँ सेव होती है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में उसकी कॉइल के बीच के स्पेस में। तो वो दोनों एनर्जी तो अपन को पता है, वो ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं। तो अपन को पता है कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, वही एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ऐसे ही इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड वाली कितनी होती है, 1/2 2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। तो ये इसकी इंडिविजुअल दोनों की निकल गई, लेकिन अपन को पता है कि ये दोनों का क्या होता है सबमिशन। तो अपन ने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड। तो जब ऐड कर दिया तो दोनों में क्या निकल गई, टोटल एनर्जी डेंसिटी। लेकिन अब यहाँ पे ई क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ऐसे बी क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन ये दोनों तो क्या हो रहे हैं, टाइम के साथ में चेंज हो रहे हैं। और अभी दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहे हो, जो चीज़ चेंज हो रही है तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी से, इसलिए अपन उसकी कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, आरएमएस वैल्यू। तो जब अपन यहाँ पे ई की जगह उसको किससे रिप्लेस करा अपन ने, ई आरएमएस से। तो आपकी ये इक्वेशन आ गई, और अपन को पता है कि ई आरएमएस किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट बाय √2 के, और उसका स्क्वायर करेंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, और 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, इसमें। और यहाँ पे क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यूज। तो ये जनरल इक्वेशन आ गई किसकी, टोटल एनर्जी डेंसिटी की। अब यहाँ पे होता है क्या है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक तो आपका क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो होते हैं वो क्या है कि सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, एनर्जी के अंदर। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी है उतनी एनर्जी किसकी फॉर्म में सेव होती है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो अब कैसे, तो अब यही प्रूव करने के लिए आ सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की। अगर ये प्रूव करो तो कैसे करेंगे, अपन को पता है कि अभी अपन ने निकाला दो रिलेशन निकाले। एक तो क्या होता है ई नॉट बाय मी नॉट इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सी। और एक सी किसके होता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन, वहाँ से सी स्क्वायर किसके हो जाएगा 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब बात किसकी, यू ई को किसके इक्वल पुट करना है, यू बी के। यू ई कितना होता है अपना 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। यहाँ से अपन ने 1/4 रहने दिया, और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सी बी नॉट का स्क्वायर। अब सी की जगह पे सी स्क्वायर हो रहा है, तो बी नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो सी की जगह पे क्या आ गया 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट हो गया, बचा गया 1/4 μ नॉट बी नॉट का स्क्वायर। और 1/4 μ नॉट बी नॉट के स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। कहाँ से स्टार्ट करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, कहाँ पे अपन आ गए मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पे। इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है उतनी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। मतलब ये दोनों क्या है इक्वल। तो इन दोनों को मैं किसी भी एक फॉर्म में ऐड करके अगर इक्वेशन निकालूँ तो क्या इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। मतलब चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में लिखो तो ये इक्वेशन आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखो तो ये इक्वेशन आ जाएगी मैक्सिमम की। और अगर आरएमएस के टर्म्स में पुट करोगे तो ये जो 1/2 आ रहा है ये भी क्या हो जाएगा कट। ठीक है, तो ये भी अपन ने क्या देखी, एनर्जी डेंसिटी, जो कि कौन कैरी कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी जैसे एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और वो वेव क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो किसी भी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी पास हो रही है, कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, उसी को हम क्या बोलते थे, इंटेंसिटी। मतलब अगर ये वेव के प्रोपगेशन की अगर डायरेक्शन है तो कोई भी अपन एक यूनिट एरिया ले लिया, उसको यूनिट टाइम कोई भी
डेल टी अपन ने लिया तो उसके अंदर कितनी एनर्जी उसको क्रॉस कर रही है, अपन उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी यूनिट एरिया को यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी उसको क्रॉस कर रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी, कि भाई इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी। अगर ज़्यादा एनर्जी क्रॉस कर रही होगी तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा इंटेंसिटी है वेव की, अगर कम एनर्जी क्रॉस कर रही है तो कम इंटेंसिटी है। पर किसके रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं, यूनिट एरिया और यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों क्या रख लिए अपन ने, कांस्टेंट। तो इसलिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है इस डायरेक्शन में, तो मैंने क्या कर लिया, एक यूनिट एरिया ले लिया ए और यूनिट टाइम लिया मैंने कितना, डेल टी। उसके अंदर कितनी एनर्जी पास होगी, तो यहाँ पे क्या एक बीम बन जाएगी, क्योंकि जो मैंने एरिया लिया वो कैसा है, सर्कुलर। तो सर्कुलर एरिया को अगर मैं डेल टी टाइम तक एक्सटेंड करता हूँ तो क्या बन जाता है, एक सिलेंडर। तो इस सिलेंडर के अंदर जितनी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी। तो एनर्जी कंटेंट क्या हो जाएगी, और अपन ने एनर्जी तो निकाला नहीं है, अपन ने क्या निकाला हुआ है, एनर्जी डेंसिटी निकाली हुई है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं एनर्जी डेंसिटी को अगर मैं वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी कंटेंट। और एवरेज एनर्जी डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, यू से। और वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, एरिया कितना है, ए सिलेंडर का, सिलेंडर की लेंथ कितनी है, डेल टी टाइम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हुई स्पीड ऑफ लाइट से। तो c इंटू डेल टी क्या हो जाएगी, ये लेंथ सिलेंडर की, तो c इंटू डेल टी क्या, लेंथ इंटू एरिया, ये क्या हो गया, वॉल्यूम। तो ये क्या निकल गया मेरा, टोटल एनर्जी कंटेंट। अब इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या हो गया, एनर्जी डिवाइड बाय यूनिट एरिया इंटू टाइम। तो I इक्वल टू यू अपॉन ए डेल टी। यू कितना है, ये पूरा वैल्यू रखी, ए इंटू डेल टी रखा, ए डेल टी से ए डेल टी कट गया, कितना बचा, यू सी। मतलब यू सी ये क्या है आपकी इंटेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब सी तो स्पीड ऑफ लाइट और यू क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इसकी वैल्यू पुट करके यू की एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी की, और ऐसे अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में वैल्यू पुट करके दोनों की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अपन को ध्यान क्या रखना है, यू कितना होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में बात करूँ तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, अगर मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में बात करूँ तो हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकल जाती है मेरी एवरेज एनर्जी डेंसिटी, कि कितनी एनर्जी है पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम के अंदर। नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ है क्या आती है, वो मोमेंटम। अब सबसे पहली बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब इस वेव का मास तो है नहीं, तो मोमेंटम कहाँ से आया, क्योंकि अपन को पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी। एम क्या है, मास, लेकिन यहाँ पे मास आई नहीं, तो मोमेंटम कहाँ से आया, लेकिन मोमेंटम होता है। कैसे होता है, डुअल नेचर के कॉन्सेप्ट से, जो कि किसे दिया था, डी ब्रॉय ने, जो कि अपन डुअल नेचर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी अपन डायरेक्ट ध्यान रख रहे हैं कि आपकी जो वेव की इक्वेशन है डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस से, वो कितनी आती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। और एक अपन को एनर्जी की वैल्यू पता है कितनी होती है, एच न्यू। दोनों इक्वेशन को जो अपन सॉल्व करते हैं तो ई इक्वल टू कितना आता है, पी सी, और वहाँ से पी मोमेंटम कितना आ जाता है, एनर्जी कंटेंट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इक्वेशन होती है, मतलब इतना जो होता है आपका मोमेंटम ट्रांसफर होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, ट्रैवल। ठीक है, थैंक यू।